हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, और इतिहास में चौहान वंश को हम पढ़ रहे थे। चौहान वंश में लास्ट मैंने जो आपसे बात की थी वो थे अजमेर के चौहान। कहां के चौहान? अजमेर के चौहान। और अजमेर के चौहानों के बाद हमने पढ़ा है कि भाई अजमेर के चौहान वंश के अंतिम शासक रहे हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र हुए गोविंदराज। कौन हुए? एक बार मैं थोड़ा सा यहां डिस्कशन कर देता हूं। अजमेर के चौहान वंश के शासक कौन रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, इसकी हत्या के पश्चात या इसकी मृत्यु के पश्चात मैंने कहा कि अजमेर पर किसका? मोहम्मद गोरी का शासन हुआ। या अजमेर किसके अधिकार में चला गया? मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी जो है, ये भी अपना जो प्रतिनिधि है, इनके प्रतिनिधि थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर और दिल्ली का संपूर्ण साम्राज्य सौंपकर सोम कहां चला गया? गजनी चला गया। अब मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में मैंने कहा कि स्थायी मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी माने जाते हैं, लेकिन इस स्थायी तुर्क सत्ता को सुदृढ़ करने वाले जो शासक रहे हैं वो कौन रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्होंने क्या किया? अत्यधिक धन के बदले, किसके बदले? अत्यधिक धन के बदले अजमेर वाला जो भूभाग है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। इसके पुत्र थे कौन? गोविंदराज। अत्यधिक धन के बदले पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया गया। ठीक है। गोविंदराज जब अजमेर के शासक बने तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई कौन थे? हरिराज थे। हरिराज जो है, इन्होंने क्या किया? गोविंदराज को गद्दी से हटाया और स्वयं अजमेर के शासक बन गए। ऐसी परिस्थिति में गोविंदराज जो है, ये पहुंचा किसके पास? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कि सरकार, आपने मुझे शासक बनाया था, लेकिन मेरे चाचा मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई हरिराज ने मुझे गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन गए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्होंने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के दौरान गोविंदराज को अब की बार भेज दिया गया कि भाई आप अब अजमेर नहीं संभालेंगे, आपको एक नया साम्राज्य सौंपा जा रहा है। वो था रणथंबोर। क्या था? रणथंबोर वाला भूभाग जो है, ये सौंपा गया किसको? गोविंदराज को। अजमेर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, दिल्ली के साथ साथ। ठीक है। और हरिराज को क्या मिला? हरिराज को कुछ नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में हरिराज जो है, इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। ठीक है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार क्षेत्र में अजमेर के साथ साथ क्या है? दिल्ली भी है। और हम पढ़ते हैं कि 1199 ईस्वी में, कब? 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में स्थित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारत का क्या कराया? निर्माण कराया। ठीक है। तो ऐसे करके कुतुबुद्दीन, अजमेर और दिल्ली के वाला जो भूभाग है, अजमेर दिल्ली जो है, दोनों किसके अधिकार क्षेत्र में था? कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार क्षेत्र में था। और गोविंदराज शासक बने कहां के? रणथंबोर के। इट मीन्स यहां से शुरुआत होती है रणथंबोर के चौहान। मैं कह सकता हूं रणथंबोर में चौहान वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं, रणथंबोर में चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं कौन? गोविंदराज चौहान। कौन माने जाते हैं? गोविंदराज चौहान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। क्लियर भाई? तो रणथंबोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गोविंदराज चौहान माने जाते हैं। गोविंदराज चौहान कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र हैं। इन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। देखिए, जब तक दिल्ली सल्तनत के शासक कौन? दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, रणथंबोर के शासक गोविंदराज चौहान थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हुआ क्या? दिल्ली के शासक चेंज हुए और रणथंबोर के शासक भी चेंज हुए। यहां रणथंबोर के शासक गोविंदराज के स्थान पर आए वल्लन देव चौहान। कौन आए? वल्लन देव चौहान। और दूसरी ओर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसके बाद यहां एक प्रमुख शासक आए, इल्तुतमिश। देखो, गोविंदराज जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक
के आदेशों की पालना करता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे रणथंभौर का शासक बनाया। लेकिन जब गद्दी पर शासक चेंज हुए, यहां वल्लन देव चौहान आए, यहां कौन आए? इल्तुतमिश। तो वल्लन देव चौहान, रणथंभौर के चौहान शासक वल्लन देव चौहान जो है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत मतलब इल्तुतमिश जो है उसके के आदेशों की अवहेलना करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ऐसी परिस्थिति में इल्तुतमिश जो है, इन्होंने 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। रणथंभौर दुर्ग पर हम कह सकते हैं, रणथंभौर दुर्ग पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो किनके समय में हुआ? चौहान शासक वल्लन देव चौहान के समय में हुआ। किसने किया? दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने किया। कब किया? 1226 ईस्वी में किया। ठीक है, तो ये अगले शासक हम कह सकते हैं रणथंभौर के गोविंदराज के बाद कौन हुए प्रमुख शासक? वल्लन देव चौहान। और उसके बाद फिर बहुत ही महत्वपूर्ण शासक की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखो, एक शासक हुए हैं जयसिंह चौहान। रणथंभौर के अगले चौहान शासक कौन हुए हैं? जयसिंह चौहान, या इन्हीं को हम बोलते हैं जयसिम्हा। जयसिम्हा और जयसिंह चौहान या जयसिम्हा जो हैं, इनके पुत्र हुए हैं कौन? हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान। रणथंभौर के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक हुए हैं वो कौन हुए हैं? हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान का इतिहास ही अपने आप में रणथंभौर के चौहानों का मूलतः इतिहास है। तो नेक्स्ट में बात करने जा रहा हूं आपसे किस शासक के बारे में? हम्मीरदेव चौहान के बारे में। तो देखो, हम्मीरदेव चौहान जो है, सबसे पहली बात तो हम्मीरदेव चौहान का शासनकाल अगर हम देखें तो हम्मीरदेव चौहान का शासनकाल है, देखो मैं लिख देता हूं, हेडिंग लिख देता हूं पहले, हम्मीरदेव चौहान। और हम्मीरदेव चौहान जो है, इनका शासनकाल देखो, इनका शासनकाल है 1282 से 1301 ईस्वी। सबसे पहले मैं इनके पिता की बात करता हूं। इनके पिता की अभी मैं बात कर रहा था, कौन थे? जयसिंह चौहान। जयसिंह चौहान या जयसिम्हा। जयसिम्हा, ठीक है। माता की बात करता हूं, माता का नाम था हीरा देवी। हीरा देवी, ठीक है। इनके गुरु थे राघव देव। राघव देव, ठीक है। इनके दरबारी विद्वान थे विजयादित्य। विजयादित्य। इनके दरबारी पुरोहित कौन होते थे? जो यज्ञ वगैरह करते थे, तो यज्ञ सारे इनके निर्देशन में होते थे, ठीक है। दरबारी पंडित भी हम बोल सकते हैं, वो थे विश्वरूप। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ की मैं आपसे बात करता हूं। रचित ग्रंथ का नाम था श्रृंगार हार। एक ग्रंथ और पढ़ाया था मैंने आपको, श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश जो ग्रंथ है वो बेसिकली हमने प्रतिहार शासक पढ़े थे, कौन? मिहिर भोज। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के द्वारा लिखा गया था, कौन सा? श्रृंगार प्रकाश। देखो, हम्मीरदेव चौहान जो है, इनके बारे में कुछ प्रारंभिक बातें मैं करूं। इन्होंने अपने पिता जयसिंह चौहान या जयसिम्हा चौहान की स्मृति में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया। सबसे पहली बात, 32 खंभों की छतरी का निर्माण इन्होंने अपने पिता जयसिंह चौहान या जयसिम्हा की स्मृति में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी, या हम इसी को बोलते हैं न्याय की छतरी। 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी का क्या कराया? निर्माण कराया, ठीक है। कहां कराया? रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है। देखो, हम्मीरदेव चौहान जो है, इसे राजस्थान के इतिहास का सबसे जिद्दी या सबसे हठी शासक माना जाता है। मैं कह सकता हूं राजस्थान के इतिहास का सबसे जिद्दी या सबसे हठी शासक आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो है हम्मीरदेव चौहान। देखो, इनके बारे में एक ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य जो ग्रंथ है, हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ में इनके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनके जिद्दीपन या जो हठीपन है उसके बारे में लिखा हुआ है कि सिंह सवन सत्पुरुष वचन। सिंह सवन
सतपुरुष वचन, सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, कदली फलत एक बार, तिरियो तेल, तिरियो तेल हमीर हठ चढ़न दूजी बार, चढ़ना दूजी बार। इसका मतलब क्या है? सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह के समान शौर्य प्रदर्शित करने वाला, सिंह के समान शक्तिशाली, सतपुरुष जैसे वचन, मतलब एक बार बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है, सत्य बोलना, सही बोलना, ठीक है, अपने वचन पर अडिग रहना। सिंह सवन सतपुरुष वचन, जैसे कदली फलत एक बार, जैसे केले के वृक्ष में एक बार फल आता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। तिरियो तेल और हमीर की हट, देखो स्त्रियां जो होती हैं उनको तेल की रस्म जैसे विवाह से पहले जो पूरी होती है, ऐसा माना जाता है कि तेल पूरे जीवन काल के दौरान एक बार ही चढ़ता है। तिरियो तेल और हमीर की हट, हमीर की जिद, चढ़न दूजी बार, दोबारा चढ़ने वाली बात नहीं है। एक बार बोल दिया सो बोल दिया, तो बहुत ही जिद्दी शासक माने जाते हैं, बहुत ही हठी शासक माने जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राजस्थान के इतिहास के सबसे जिद्दी या सबसे हठी शासक कौन माने जाते हैं? हमीरदेव चौहान। तो देखो ये तो हुई इनके बारे में कुछ प्रारंभिक डिस्कशन। देखो उसके बाद इनके समकालीन दिल्ली के शासक, अब झगड़े की बात यहां से शुरुआत होती है। इनके समकालीन दिल्ली के जो शासक हैं, दिल्ली के शासक, सबसे पहले हम बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इनके संघर्षों की अगर हम आपसे बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी से इनके क्या हुए हैं? संघर्ष हुए हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस के मध्य? हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। देखो जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बने 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी वंश की शुरुआत हुई, और जैसे ही शुरुआत हुई तो इनके निकटतम प्रतिद्वंदी शक्तिशाली शासक के बारे में पता चला कि भाई कौन है? हमीरदेव चौहान है। तो पहला मैं कह सकता हूं हमीरदेव चौहान एवं जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष, खिलजी के मध्य संघर्ष। ठीक है, देखो क्या हुआ। 1291 ईस्वी में मैं बात कर रहा हूं आपसे, 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया। ठीक है, कहां आक्रमण किया? रणथंबोर दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन देखिए यहां हम कह रहे हैं कि यहां के शासक कौन है? हमीरदेव चौहान है। ठीक है, जब रणथंबोर दुर्ग, यहां मैं लिख देता हूं दिल्ली, और यहां शासक किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का है। जब यह आक्रमण किया गया तो रास्ते में देखो एक जगह आती है, उस जगह को हम बोलते हैं झाइन। क्या बोलते हैं? झाई या झाइन, झाई या झाइन, ये जगह आती है। ठीक है, ये जो जगह है, इस जगह पर हमीरदेव चौहान के सेनापति गुरदास, हमीरदेव के सेनापति गुरदास और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य यहां क्या हुआ? संघर्ष हुआ। गुरदास और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ। बेसिकली मैं आपसे बात करूं कि झाई जो है ये स्थल कहलाता है रणथंबोर के मार्ग की कुंजी, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी, दुर्ग की कुंजी। कहने का मतलब यह है कि रणथंबोर दुर्ग को जीतने से पहले झाई या झाइन नामक जो स्थल है इसको जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसे रणथंबोर के मार्ग या रणथंबोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है। तो यहां संघर्ष हुआ किस किस के मध्य? हमीरदेव चौहान के सेनापति गुरदास और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में जलालुद्दीन खिलजी ने गुरदास की क्या कर दी? हत्या कर दी। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है वो पहुंचता है कहां? रणथंबोर दुर्ग।
देखो रणथंभौर दुर्ग को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। और चारों ओर से घेरे रखने के बावजूद ये घेराबंदी जो चलती है वो मैंने कहा कि 1191 में लास्ट स्टार्ट होती है और ये 1292 मतलब 91 मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास शुरू होती है और 1292 तक चलती है। तो कहीं कहीं ये आक्रमण आपको 1292 ईस्वी में भी मिल सकता है कुछ गाइडों में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हुआ क्या, 6 माह तक इस दुर्ग को घेरे रखा। कब तक? 6 माह तक। उसके बाद क्या हुआ, 6 माह पश्चात जलालुद्दीन खिलजी जो है इनके सेनापति थे। जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? मलिक अहमद। सेनापति मलिक अहमद। सेनापति मलिक अहमद जो है उनसे पूछा गया कि भाई लगभग 6 माह बीत चुके हैं, अभी तक हम रणथंभौर दुर्ग को नहीं विजिट कर पाए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मलिक अहमद ने कहा कि सरकार बहुत जल्दी हम इस दुर्ग को क्या करने वाले हैं, जीतने वाले हैं। लेकिन मलिक अहमद, सेनापति मलिक अहमद के मना करने के बावजूद भी जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर से अपनी सेना यह कहकर हटाई कि क्या कहकर हटाई कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। कोटेशन देखो यहां, स्टेटमेंट ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, किस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, तो वो है कौन सा दुर्ग? रणथंभौर। तो हम ये कह सकते हैं 6 माह बाद लंबे घेरे के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाए तो उनके सेनापति मलिक अहमद के मना करने के बावजूद भी उन्होंने यह कहकर अपनी सेना हटाई कि ऐसे, क्या कहकर सेना हटाई कि ऐसे 10 किलो को या 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो देखिए हम कह सकते हैं यहां सिर्फ लोमड़ी वाली बात हो गई, अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर कैसे है, खट्टे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, यह कहकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को हटा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के दामाद और भतीजे, दामाद और भतीजे हुए कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, देखो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे भी थे। ठीक है, और साथ में क्या थे, दामाद भी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और स्वयं दिल्ली के शासक बन गए। ठीक है, तो 1296 ईस्वी में दिल्ली के शासक कौन बने? दिल्ली के शासक बन गए हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। अब जलालुद्दीन खिलजी के स्थान पर कौन आ गए हैं? अलाउद्दीन खिलजी आ गए हैं। तो मैं लिख देता हूं हमीरदेव चौहान और कौन? अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष। ठीक है भाई, देखो ये जो संघर्ष है मैं इसकी बात करता हूं। पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेता हूं। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए, ऐसा माना जाता है इसके बारे में। अपने जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। पहली बात, इन्होंने सिकंदर के समान महान बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, समझते थे कि भाई सिकंदर के तरह मुझे बहुत विस्तृत साम्राज्य स्थापित करना है। इसके अलावा दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम शासक, इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक ने नर्मदा नदी को कूदकर दक्षिणी भारत पर आक्रमण नहीं किया। तो दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम शासक कौन हुए? अलाउद्दीन खिलजी हुए, पहले मुस्लिम शासक। लेकिन यहां एक बहुत ही स्वाभिमानी शासक
इनके नजदीक रणथंबोर पर शासन कर रहे हैं, वो कौन है? हम्मीर देव चौहान। ठीक है, देखो हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के कारणों की मैं आपसे बात करूं कि भाई क्या कारण थे कि दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। देखो संघर्ष के कारणों में सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक ग्रंथ है हम्मीर हठ, चंद्रशेखर ने ग्रंथ लिखा हम्मीर हठ। किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। और एक और ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य। ये लिखा किसने? नयन चंद्र सूरी ने लिखा, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। अब देखिए मैं बात करूं हम्मीर हठ के अकॉर्डिंग या हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर हठ जो है, देखो यहां मैं एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। 1299 ईस्वी में, अब ध्यान से इसको सुनना है आपको। देखो दिल्ली के शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और यहां रास्ते में है रणथंबोर, और रणथंबोर के शासक हैं कौन? हम्मीर देव चौहान। कौन है? हम्मीर देव चौहान। हुआ क्या? घटना है, यहां मैं लिख देता हूं गुजरात। क्या लिख देता हूं? गुजरात। 1299 ईस्वी में क्या हुआ? दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी जो है, उनकी सेना ने गुजरात अभियान पर, अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहां? गुजरात अभियान पर गई हुई थी। ऐसी परिस्थिति में यहां अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों की मैं बात करता हूं। इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे नुसरत खां, और दूसरे थे कौन? उलुग खां। कौन थे? नुसरत खां और उलुग खां। देखो नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना गई हुई थी। साथ में यहां मंगोल सैनिक भी इनके साथ मौजूद थे। जब इस अभियान से वापस सेना लौट रही थी, तो मंगोल सैनिकों और इन सेनापति नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में जो सेना थी, इनके मध्य क्या हुआ? इनके मध्य धन के बंटवारे को लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ। धन के बंटवारे को लेकर क्या हुआ? विवाद हुआ। ठीक है भाई, धन के बंटवारे को लेकर जब इनके मध्य विवाद हुआ, तो नुसरत खां और उलुग खां जो है, इन्होंने इस मंगोल विद्रोह को दबाया। लेकिन यहां से दो मंगोल सैनिक में बात करता हूं। एक का नाम था मीर मोहम्मद शाह, एक तो ये थे, ठीक है। और दूसरे जो मंगोल सैनिक थे वो थे के हेब्रू खां। ये दोनों जो मंगोल सैनिक है, ये इस विद्रोह के बाद धन को लेकर के दिल्ली पहुंचने के बजाय कहां पहुंच गए? रणथंबोर पहुंच गए। किसके पास? हम्मीर देव चौहान के पास। यह घटना तो बताता है कौन? हम्मीर महाकाव्य। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। दूसरी ओर देखो हम्मीर हठ जो है, चंद्रशेखर द्वारा रचित ग्रंथ जो है, यह कहता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम थी चिमनाबाई। क्या नाम था? चिमनाबाई। मराठा बेगम चिमनाबाई और मीर मोहम्मद शाह जो है, इन दोनों के मध्य प्रेम संबंध चल रहे थे। मीर मोहम्मद शाह और चिमनाबाई के मध्य प्रेम संबंध चल रहे थे। इन प्रेम संबंधों के बारे में पता लगा किसको? ये दोनों ये षड्यंत्र रच रहे थे कि भाई बहुत जल्दी हम अलाउद्दीन खिलजी के षड्यंत्र रचकर क्या कर देंगे? हत्या कर देंगे। तो इस षड्यंत्र का पता लग चुका था किससे? अलाउद्दीन खिलजी को। ऐसी परिस्थिति में वापस लौटते समय बजाय धन के की बात ना होकर बात हुई किसकी? इस षड्यंत्र का पता लगने के कारण मीर मोहम्मद शाह जो है, वो बजाय दिल्ली के कहां पहुंच गए? रणथंबोर के शासक हम्मीर देव चौहान की शरण में पहुंच गए। और हम्मीर देव चौहान के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, राजस्थान के इतिहास के सबसे जिद्दी या सबसे हठी शासक माने जाते हैं कौन? हम्मीर देव चौहान। तो ये संघर्ष का कारण हमें पता लगा। देखो ये तो हमने एक कारण बताया है। दूसरा कारण अगर मैं आपसे बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं चाहते थे कि उनकी राजधानी दिल्ली के समीप कोई बड़ा शक्तिशाली शासक मौजूद रहे।
ठीक है, क्योंकि दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने के लिए पीछे से बाकी जो शासक थे उनको अपने अधिकार में लेना जरूरी था, यह भी एक कारण रहा है। एक और कारण हम बात करते हैं रणथंबोर दुर्ग का सामरिक महत्व। अलाउद्दीन खिलजी विभिन्न अभियानों पर, क्योंकि देखो गुजरात जो है बेसिकली वो एक जो जलीय क्षेत्र था, वहां से समुद्री जो व्यापार होता था, तो गुजरात से के लिए आना जाना यहाँ इन लोगों का रहता था कंटिन्यू। और रास्ते में देखो हम पढ़ते भी हैं, रणथंबोर के अलावा जालोर का युद्ध हुआ, ठीक है, इसके अलावा शिवाना का युद्ध हुआ, चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ, तो ये सारा गुजरात की सीमा में आने वाले जो शासक हैं उन्हीं से हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैसे भी हम कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टि से रणथंबोर दुर्ग का बहुत ही महत्व था। तो ये अपने आप में अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य संघर्ष के क्या हुए, कारण हुए। तो जो भी कारण रहे, ठीक है, जो भी रीजन रहे, संघर्ष स्टार्ट हुआ कब हुआ? 1299 ईस्वी में। मैंने कहा कि 1299 ईस्वी में हमीरदेव चौहान जो है उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सैनिक, मैंने कहा मीर मोहम्मद शाह और के हबरू को क्या दी? शरण दी। अब यहां हम ये भी कह सकते हैं कि भाई चिमना के प्रेमी जिसने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या का षड्यंत्र रचा, उसको शरण दी। उसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को बहाना मिल गया कि किस प्रकार से रणथंबोर पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। तो प्रारंभिक तौर पर पहला जो संघर्ष है, मैं सबसे पहले बात करता हूं, सबसे पहले 1299 ईस्वी में। कब की बात है? 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी सेना, मैं बात करता हूं इधर हमीरदेव चौहान और इधर मैं बात करता हूं अलाउद्दीन खिलजी। देखिए हमीरदेव चौहान जो है इनके सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। इधर मैं बात करता हूं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति यहां थे उलुग खां, नुसरत खां और अलप खां, ये सेनापति रहे हैं। यहां देखो धर्म सिंह भीम सिंह के बाद एक और व्यक्ति मैं बात कर लेता हूं भोजराज, एक और मैं यहां देखता हूं रणमल और एक और देखता हूं रतिपाल, ठीक है। ये लोग इधर से और ये लोग इधर। 1299 की जो घटना है, पहला मैंने कहा कि आक्रमण 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किसके नेतृत्व में किया? उलुग खां, नुसरत खां, अलप खां के नेतृत्व में। इधर भीम सिंह, धर्म सिंह, भोजराज, रणमल और रतिपाल। इस संघर्ष के दौरान बेसिकली प्रारंभिक तौर पर इन्होंने इतना जबरदस्त प्रहार किया इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर, इन लोगों को भागना पड़ा, ठीक है। जब ये भागकर वापस लौट रहे थे, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में इस सेना ने पुनः संगठित भीम सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। तो भीम सिंह की हत्या हुई इस संघर्ष में। कब हुई? 1299 ईस्वी में। इधर से मैं बात करता हूं, इधर से उलुग खां, नुसरत खान, अलप खां, तीनों में से एक सेनापति वो थे नुसरत खां। तो देखो यहां भीम सिंह, एक एक सेनापति, इधर हमीरदेव चौहान की ओर से भीम सिंह की हत्या कर दी गई, भीम सिंह मारे गए, और दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी की ओर से कौन? नुसरत खां की इस संघर्ष में क्या हुई? हत्या हुई। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 1299 ईस्वी के इस प्रारंभिक संघर्ष में ना तो हमीरदेव चौहान मौजूद था और ना ही अलाउद्दीन खिलजी। संघर्ष केवल सेनापतियों के नेतृत्व वाली सेनाओं में हुआ और यहां हमीरदेव चौहान के सेनापति भीम सिंह की हत्या कर दी गई, और दूसरी ओर हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां भी इस संघर्ष में मारा गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? युद्ध हमें पता है, सुनिश्चित है, युद्ध तो आखिरकार होना ही है। युद्ध जो है अगली जो घटना है उसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो अगली घटना में हमारे पास अगली जो घटना है वो हुई 1301 में। कब हुई? 1301 ईस्वी में, ठीक है। देखो ऐसा मानते हैं कि इस समय अलाउद्दीन खिलजी जो इस 1299 ईस्वी में जब नुसरत खां, उलुग खां, अलप खां के नेतृत्व में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण किया, उस समय हमीरदेव चौहान कोटिये जन यज्ञ में बैठे हुए थे। कौन से यज्ञ में? कोटिये जन यज्ञ, ठीक है। इस यज्ञ में बैठे हुए थे। इस यज्ञ के पुरोहित मैंने अभी आपको लिखा है विश्वरूप थे, ठीक है। 1301 ईस्वी में आक्रमण हुआ।
इस आक्रमण के दौरान हम पढ़ते हैं एक युद्ध, वो युद्ध कहलाता है रणथंभौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रणथंभौर का युद्ध। और ये हुआ 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? रणथंभौर का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? मैंने एक तरफ लिख देते हैं कौन? हमीरदेव चौहान। अब की बार इधर हमीरदेव चौहान खुद हैं। दूसरी ओर हम बात करते हैं, इधर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं मौजूद हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मौजूद हैं। दूसरी ओर देखो, यहां मैं बात करता हूं अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ उलुग खां है। नुसरत खां तो पहले ही मर चुके हैं। ठीक है, नुसरत खां की तो पहले हत्या कर दी गई है। इसके अलावा कौन है? अलप खां है। साथ में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, साथ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि या दरबारी विद्वान अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो हैं। ठीक है, ये इस युद्ध के दौरान मौजूद हैं। इधर मैं हमीरदेव चौहान की बात करता हूं, तो हमीरदेव चौहान के सेनापति जो हैं, देखो यहां मैं बात कर लूं आपसे, भीम सिंह जी की हत्या कर दी गई है तो धर्म सिंह है। साथ में देखो भोजराज जो हैं वो नाराज होकर के इधर आ चुके हैं, भोजराज। ठीक है, इसके अलावा यहां मैं बात करता हूं तो मीर मोहम्मद शाह। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो के हबरू खां, जिनके लिए पूरा संघर्ष हो रहा था। ठीक है, साथ में देखो दो व्यक्ति और हैं, रणमल और रतिपाल। रणमल और दूसरे कौन है? रतिपाल। ठीक है, ये दोनों साइड, दोनों पक्षों के मैंने शामिल होने वाले लोगों के बारे में आपसे बात की है। अब देखिए, ये जब 11 जुलाई 1301 ईस्वी को एक भयानक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हुआ क्या? रणमल और रतिपाल दोनों ने विश्वासघात किया। इन दोनों ने क्या किया? विश्वासघात किया। बेसिकली दिन के समय में युद्ध होता था और शाम के समय में युद्ध के लिए वार्ताएं हुआ करती थी, शांति वार्ताएं हुआ करती थी, समझौता के लिए वार्ता हुआ करती थी। और उस वार्ता के दौरान हमीरदेव चौहान ने रणमल और रतिपाल को किसके पास भेजा? अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें लालच दिया। क्या लालच दिया? लालच दिया कि जैसे ही हम रणथंभौर को जीतेंगे, हमें क्या जरूरत है रणथंभौर की, हम आपको क्या करेंगे? शासक बना देंगे। इसलिए रणमल रतिपाल जो है क्या आगे लालच में आए। उस परिस्थिति में इन्होंने इस युद्ध में हमीरदेव चौहान के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। तो 3 लोग ही बचे, धर्म सिंह, मीर मोहम्मद शाह और के हबरू। इन दोनों ने क्या किया? विश्वासघात किया। इधर भोजराज तो नाराज होकर उधर चली गए हैं। देखो अमीर खुसरो जो हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? इस रणथंभौर के युद्ध के बारे में कहते हैं कि भाई इस युद्ध से पहले 6 माह तक अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? रणथंभौर दुर्ग को चारों ओर से घेरे रखा। और रणथंभौर दुर्ग में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई, कैसी परिस्थितियां क्रिएट हुई कि स्वर्ण के एक दाने के बदले, या हम कहें कि स्वर्ण के एक टुकड़े के बदले अनाज का एक दाना नहीं मिल रहा था। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी किसकी? 6 माह के दौरान रणथंभौर दुर्ग के अंदर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो चुकी थी कि अमीर खुसरो ने कहा था इस युद्ध में रणथंभौर दुर्ग की स्थितियों को देखकर कि भाई स्वर्ण के एक टुकड़े के बदले अनाज का एक दाना नहीं मिल रहा था। तो जब सारी चीज इतना कुछ हो चुका था, आखिरकार हमीरदेव चौहान जो है उसने क्या किया? युद्ध लड़ने का निश्चय किया। रणथंभौर दुर्ग से बाहर आए और 11 जुलाई 1301 ईस्वी को क्या हुआ? रणथंभौर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान हम ये कह सकते हैं हमीरदेव चौहान जो है वो रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण युद्ध में पराजित हुए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीते। देखो हमीरदेव चौहान जो है उन्होंने इस युद्ध के दौरान केसरिया किया। क्या किया? हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में, क्या हुआ? केसरिया हुआ। पहली बात, हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया हुआ। ठीक है, हमीरदेव चौहान
की पत्नी, इसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था रंग देवी, और पुत्री का नाम था देवल रानी। इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। क्या हुआ? जौहर हुआ। और केसरिया और जौहर मिलकर कहलाते हैं साका। आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान का पहला शाखा, आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला ज्ञात शाखा कौन सा है, तो हम कह सकते हैं राजस्थान का पहला ज्ञात शाखा कब हुआ? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर दुर्ग में हुआ। ज्ञात का तात्पर्य क्या है? हो सकता है इससे पहले भी शाखे हुए हों, लेकिन प्रामाणिक तौर पर लिखित रूप में जो शाखा मिला है वो कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग का शाखा है, जो कि राजस्थान का पहला ज्ञात शाखा माना जाता है। देखो शाखों की अगर बात की जाए, केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है? जब किसी युद्ध में यह सुनिश्चित हो जाता है कि भाई हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते, हमारी हार लगभग तय है, तो उस परिस्थिति में शासक और उसके सहयोगी जो हैं केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। जितने भी दुश्मन मारे जाते हैं मार लेते हैं, फाइनली वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो हुआ क्या? केसरिया। जब केसरिया हो जाता है तो उनके शासक और उनके संबंधियों की जो पत्नियां हैं, रानियां महारानियां जो भी हैं, वो सोचती हैं कि भाई जब हम शासक ही नहीं बचे तो फिर हमारा जीना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। इसके अलावा अपने चरित्र की रक्षा के लिए ये या तो अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती थी या फिर जल में कूदकर अपनी जान दे देती थी। तो यहां रंगदेवी और देवल रानी के नेतृत्व में ये अग्नि में कूदकर या जल में कूदकर जान देने की जो ये इस टाइप की जो घटनाएं हैं उसको हम बोल देते हैं क्या? जौहर। और केसरिया और जौहर को सम्मिलित रूप से बोल देते हैं साका। देखो यहां महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो जौहर हुआ ये हुआ जल जौहर। क्या हुआ? जल जौहर। ये देखो जौहर दो प्रकार से का होता था, अग्नि जौहर और जल जौहर। या तो अग्नि में कूदकर जान दे देती थी या फिर जल में कूदकर। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर जो माना जाता है वो यही माना जाता है, पहला शाखा जल जौहर भी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई शाखा जो है या कोई जौहर जो है जल जौहर नहीं हुआ था। क्या हुए थे? सारे अग्नि जौहर हुए। हुआ क्या? रणथंभौर दुर्ग में एक तालाब है, पद्मला तालाब। कौन सा तालाब? पद्मला तालाब। ये जो तालाब है, इस तालाब में रंगदेवी और देवल रानी जो है इन्होंने कूदकर अपनी जान दी। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं जल जौहर। तो देखो रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण इस युद्ध में हमीरदेव चौहान पराजित हुए। हमीरदेव चौहान और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में केसरिया हुआ। हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगदेवी और पुत्री देवल रानी के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। केसरिया और जौहर मिलकर साका हुए। राजस्थान का पहला ज्ञात साका रणथंभौर दुर्ग में 1301 ईस्वी में हुआ। ठीक है, क्या हुआ? ये कैसा जौहर था? जल जौहर था। ठीक है, तो उसके बाद देखो मैं बात करता हूं, ये जो युद्ध है, इस युद्ध के पश्चात रणथंभौर को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उन्होंने रणथंभौर दुर्ग का कार्यभार, सबसे पहली बात तो इस 1301 ईस्वी के इस युद्ध के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का कार्यभार, आपसे पूछा जा सकता है कार्यभार किसे सौंपा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कार्यभार सौंपा वो किसे सौंपा? उलुग खां को सौंपा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात देखो, अमीर खुसरो जो है वो इस युद्ध के दौरान स्वयं मौजूद थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम था खजाइन उल फुतूह, या इसी को हम बोल देते हैं तारीख ए अलाई। और इस युद्ध में, इस ग्रंथ में इस युद्ध का क्या किया? आंखों देखा वर्णन किया। क्या किया? आंखों देखा वर्णन। ठीक है, और कहा, हमीरदेव चौहान की मृत्यु के बाद कहा, क्या कहा? कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आज
कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये बात कही गई किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। देखो अमीर खुसरो के बारे में भी दो बात बता देता हूं। इसे कहा जाता है तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, ठीक है। इन्हें कहा जाता है कव्वाली के जनक, कव्वाली के जनक। इन्हें कहा जाता है उर्दू का जनक। उर्दू जो लैंग्वेज है उसके जनक भी कौन कहलाते हैं? अमीर खुसरो कहलाते हैं, जिन्होंने खजान उल फुतूह, हम ये कह सकते हैं हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्षों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो वर्णन मिलता है खजान उल फुतूह या तारीख ए अलाई। किसने लिखा? अमीर खुसरो ने। इसी ग्रंथ में इन्होंने इस युद्ध का आखोदी का वर्णन किया और कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। कुफ्र का तात्पर्य होता है धर्म विरोधी। तो यहाँ हमीरदेव चौहान को क्या माना गया है? धर्म विरोधी माना गया है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम धर्म का क्या हो गया है? घर हो गया है। ये बात कही गई किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। देखो आगे मैं बात करता हूं, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्षों का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? इन दोनों के मध्य संघर्षों की जो बातें हैं वो किन ग्रंथों में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक एक करके मैं बात करता हूं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य, ठीक है। इसके रचयिता थे नैन चंद्र शूरी, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड में बात करता हूं हम्मीर हट, हम्मीर हट, इसको लिखा किसने? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं, अगला जो ग्रंथ है वो है हम्मीरायण, हम्मीरायण। इसको किसने लिखा? पद्मनाभ। साथ में एक और व्यक्ति हैं भांडव व्यास, भांडव व्यास। कई बार क्या होता है वो ऑप्शन में ये ना देकर ये दे देता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आरएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आरएस प्री एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। उसके बाद मैं अगले ग्रंथ की आपसे बात करता हूं हम्मीर मदमर्दन, हम्मीर मदमर्दन, जयसिंह सूरी, जयसिंह सूरी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं हम्मीर राशो। यहां भी दो व्यक्ति देखेंगे हम, एक व्यक्ति है जोधराज, ठीक है। ये जोधराज अलवर से, नीमराणा से संबंध रखते थे। नीमराणा के शासक चंद्रभान सिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने 1785 ईस्वी में इस ग्रंथ की क्या की? रचना की। एक और व्यक्ति हम पढ़ते हैं सारंगधर, ठीक है। तो ऑप्शन में जोधराज भी आ सकता है, सारंगधर भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम और देखते हैं हम्मीर बंधन, हम्मीर बंधन। और हम्मीर बंधन जो ग्रंथ है इसको लिखा किसने? अमृत कैलाश, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में हमें अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य संघर्षों का वर्णन मिलता है। उधर मैंने देखो एक अरबी ग्रंथ की आपसे बात की है, फारसी ग्रंथ की आपसे बात की है, वो कौन सा है? खजाइन उल फुतूह। किसने लिखा? अमीर खुसरो। तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य जो संघर्षों का वर्णन है उधर अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह में मिलता है। तो इधर ये मैंने आपको 6 ग्रंथ लिखवाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रणथंभौर के चौहान, हमीरदेव चौहान की मृत्यु के पश्चात रणथंभौर का चौहान वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यहां देखो एक बात और मैं बता देना चाहूंगा, रणथंभौर के चौहान वंश के शासकों के वंशज या इनके परिवार के कुछ लोग जो हैं वो इस घटना के पश्चात, रणथंभौर के युद्ध के पश्चात, 1301 ईस्वी की रणथंभौर के युद्ध के पश्चात क्या होता है, कुछ लोग यहां से चलकर वर्तमान बहरोड, बानसुर और इसके आसपास के भूभाग पर आकर निवास करने लगे। आसपास के भूभाग पर आकर निवास करने लगे। निवास करने के पश्चात इन्होंने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया। उस छोटे से साम्राज्य को प्रेम से बोलते थे राष्ट्र। क्या बोलते थे? राष्ट्र। और राष्ट्र से बिगड़कर ये राष्ट्र होता हुआ क्या हो गया? राठ हो गया। क्या हो गया? राठ। तो देखो मैंने आपको ज्योग्राफी में भौगोलिक उपनाम पढ़ाए थे, वहां बात की थी राठ क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा भूभाग आता है, तो हम बोलते हैं बहरोड और बानसुर वाला भूभाग। क्यों? क्योंकि रणथंभौर के चौहान वंश
के यहाँ निवास करने, उनके द्वारा छोटा सा साम्राज्य स्थापित करने के बाद अपने साम्राज्य को राष्ट्र कहना, और राष्ट्र के बाद बिगड़कर राष्ट्र, राष्ट्र से बिगड़ गया क्या, राठ। देखो कितने जिद्दी शासक रहे हमीरदेव चौहान। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, इस प्रकार से कहा गया इसके बारे में। ठीक है, तो मैं डिटेल से चर्चा की है। आज राठ क्षेत्र के लोगों के बारे में भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काठ नवे पर राठ नवेना, यह बात कही जाती है। इसका मतलब क्या है, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी झुक सकती है, मुड़ सकती है, टूट सकती है, लेकिन कौन, राठ क्षेत्र के लोग स्वाभिमानी हैं, नहीं झुक सकते, नहीं टूट सकते। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जाता है राठ क्षेत्र के लोगों के बारे में। अच्छा देखो, एक बात और मैं आपको बता देता हूं इसमें। रणथंभौर युद्ध को जीतने के पश्चात रणमल रतिपाल का क्या हुआ, मैं 2-3 लोगों की और आपसे लास्ट इसमें बात कर देता हूं। रणथंभौर युद्ध को जीतने के पश्चात कई बार बच्चे पूछते हैं सर इन दोनों का क्या हुआ, रणमल और रतिपाल का क्या हुआ। दूसरा हम बात करते हैं कि भाई सारी बीमारी कौन थी, मीर मोहम्मद शाह, और दूसरे कौन थे, के हब्रू, कि भाई इन लोगों का क्या हुआ इस युद्ध के बाद। देखो सबसे पहले नंबर आया किसका, रणमल और रतिपाल का। इस युद्ध को जीतने के पश्चात रणमल और रतिपाल जो है कहां पहुंचे, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचे कि देखो वादे के मुताबिक हमने इस युद्ध में आपका सहयोग किया है। ठीक है, इन्होंने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए थे दोनों ने, अब हमें आप रणथंभौर का क्या बना दें, शासक बना दें। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई जब आप स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं हो सके, किसके प्रति, स्वधर्मी राजा के प्रति आप निष्ठावान नहीं हो सके, तो मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं। ठीक है, जब आप हमीरदेव चौहान के प्रति, स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं हो सके, तो मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद फिर मीर मोहम्मद शाह और केहबरू जो है युद्ध क्षेत्र के दौरान ही मारे गए। मीर मोहम्मद शाह जो है ये इस युद्ध में हमीरदेव चौहान की ओर से लड़े। ठीक है, वैसे तो अपनी जगह ठीक थे भाई, हमीरदेव चौहान की ओर से लड़े। जब ये घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से जीवित शेष बचे, तो इनसे पूछा गया कि भाई कोई बात नहीं, आपने प्रेम किया वो भी कोई बात नहीं है, आपने विश्वासघात किया वो भी कोई बात नहीं है, धन लूटा वो भी कोई बात नहीं है, मेरे विरुद्ध युद्ध लड़ा वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैं अब आपका क्या करवा दूं, उपचार करवा दूं, ठीक है, तो फिर आपकी मेरे प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। तो देखो मीर मोहम्मद शाह ने कहा कि सबसे पहले तो मैं तेरी क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो है तेरी हत्या कर दूंगा, और उसके बाद अगर हमीरदेव चौहान के वंश में कोई भी जीवित शेष बचा है उसको मैं कहां का शासक बना दूंगा, दिल्ली का शासक बना दूंगा। इस परिस्थिति में अलाउद्दीन खिलजी बड़े नाराज हुए मीर मोहम्मद शाह से कि इतना कुछ करने के बावजूद भी इसको कोई मतलब पश्चाताप नहीं है। उस परिस्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने मीर मोहम्मद शाह को हाथी के पैर के नीचे डलवाकर इसकी भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो ये इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ओवरऑल रणथंभौर का चौहान वंश यही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हाँ, तो देखिए रणथंभौर के चौहान वंश के समाप्त होने के पश्चात अब मैं आपसे वापस बात करता हूं कि भाई चौहान वंश की शुरुआत कहां से की थी हमने। चौहान वंश की जो शुरुआत है वो हमने जांगल देश से की थी। कहां से की थी, जांगल देश, यहां से हमने क्या की, शुरुआत की थी, और यहां हमने राजधानी भी पढ़ी थी क्या, अही छत्रपुर, यही पढ़ा था भाई। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी जांगल देश के बाद सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य, देखो सपाद लक्ष्य या सांभर जो है बेसिकली यहां 1.25 लाख गांव और बस्तियों का समूह इस क्षेत्र में रहता था, इसलिए इसको बोलते हैं सपाद लक्ष्य। और सपाद लक्ष्य के चौहान पड़े हैं, राजधानी इनकी सपाद लक्ष्य या सांभर रही है। उसके बाद फिर हमने अगले पढ़े हैं कौन, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान। ठीक है, देखो अजमेर के चौहान पढ़ने से पढ़ जरूर लिए हैं हमने। ठीक है, अजमेर के चौहानों के बाद फिर हमने बात की है कहां के चौहान, रणथंभौर के चौहान। ठीक है, और रणथंभौर के चौहानों के बाद
हमने समाप्त कर दिया है इनको। इधर देखो एक शाखा हमने पढ़ी थी, कहां के चौहान, नाडोल के चौहान। ठीक है, तो देखो ये लाइन तो हमारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है शाखा के तौर पर, क्योंकि नाडोल के चौहान वंश की तो स्थापना 960 ईस्वी में ही हो चुकी थी, जबकि अजमेर के चौहान वंश की स्थापना तो 1113 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये लाइन तो हम प्रॉपर वे में तो पढ़ चुके हैं। साइड में शाखा के रूप में निकल के आए सबसे पहले कौन, कहां के चौहान, नाडोल के चौहान। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपसे नाडोल के चौहान, ठीक है, नाडोल के चौहानों के बाद जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, बूंदी के चौहान, कोटा के चौहान और झालावाड़ के चौहान, ये अभी चौहान वंश में बचा हुआ है। बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में शुरू करेंगे कहां से, नाडोल के चौहानों से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।